नमस्ते, मैं संतोष कुमार चौहान आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वालिटी और लैंगिक असमानता के प्रकार टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी पे चर्चा की। इस वीडियो में हम सेक्सुअल इनइक्वालिटी इन इंडिया यानी भारत में लैंगिक असमानता के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में लैंगिक असमानता। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। यहाँ का समाज भी पितृसत्तात्मक है। यहाँ भी विश्व की अन्य सभी समाजों की तरह जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में पुरुष एवं महिलाओं में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से देखी जाती है। भारत में स्त्रियों एवं पुरुषों में लैंगिक असमानता के कई रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, लिंग भेदभाव, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का सामान्य लक्षण होता है कि वहां पुरुष की प्रधानता होती है और महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत गौण होती है। लड़की का जन्म ही अभिशाप समझा जाता है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। हैंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। लिंग भेदभाव यौन पृथक्करण में प्रकट होता है। लड़कों और लड़कियों में जरा बड़ा होते ही अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। उनके खेल भी अलग होते हैं, उनकी पढ़ाई अलग होती है, उनके संस्कार अलग होते हैं, यहाँ तक कि उनकी जीवन की पूरी तैयारी भी अलग अलग होती है। लड़कों को घर के बाहर का जीव समझा जाता है, उन्हें व्यावसायिक तैयारी करनी होती है, उन्हें जीवन के कठिन प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है। जबकि लड़की का जीवन उसकी घर की चार दीवारी है। वह रसोई, घर के रख रखाव व बच्चों के लालन पालन के लिए तैयार की जाती है। उसे घर के कैद खाने का ऐसा कैदी बनाया जाता है जो आगे चलकर उस कैद खाने को ही अपना सम्मान समझने लगती है। जीवन में जोखिम लेना, संकट का सामना करना, अत्याचार का विरोध करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उसके वश में नहीं होता और वह धीरे धीरे पराश्रित और अबला बन जाती है। दूसरा कारण है शिक्षा में असमानता, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। यदि वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैदिक युग में लड़की का भी उपनयन संस्कार होता था। वहां भी लड़कों की भांति लड़के आश्रमों में जाया करती थी, शिक्षा ग्रहण किया करती थी। धीरे धीरे उसे शिक्षा से दूर किया जाता रहा और यह मुस्लिम काल में स्त्री पूर्णतः निरक्षर हो गई। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च द्वारा यह अध्ययन किया गया कि 1971 से लेके 2011 तक की जनगणना के आंकड़े से यह पता चलता है कि महिलाओं की शिक्षा में विकास तो हुआ है, यानी कि उनकी शिक्षा में विकास तो जरूर हुआ है, लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है और शहरी क्षेत्रों में भी यह विकास उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित है। स्त्री शिक्षा से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की बहुत ऊंची दर है। वो माध्यमिक स्तर जाते जाते पढ़ाई छोड़ देती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है गरीब माँ बाप लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें या तो घरेलू कामकाज में लगाया जाता है या अपने छोटे भाई बहन की देखरेख में लगाया जाता है या उन्हें धन उपार्जन के लिए बाहर भेजा जाता है। दूसरी समस्या यह है कि परंपरागत रूप से स्त्री की शिक्षा एक फिजूल खर्ची समझा जाता है कि स्त्री को पढ़ाने से कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि अंततः उसका विवाह हो जाना है और उसे वहां
यानी अपने ससुराल में भी जाके गृहस्थी का ही कामकाज देखना है। तीसरी समस्या यातायात की है। यदि विद्यालय दूर है, महाविद्यालय दूर है, तो यातायात की समस्या के कारण भी कई स्त्रियों की पढ़ाई छूट जाती है। चौथी समस्या, जैसे जैसे वह बड़ी होने लगती है, जैसे जैसे कोई लड़की बड़ी होती है, जैसे जैसे ही लड़की बड़ी होती है, वैसे वैसे उनकी सुरक्षा का प्रश्न जटिल होने लगता है। वैसे वैसे उनकी सुरक्षा का प्रश्न जो है वो जटिल होने लगता है कि लड़की की सुरक्षा बाहर है या नहीं। अब यहाँ देखने लायक बात यह है कि वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारें स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध कर रही है, किंतु वहां भी लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि पाठ्यक्रम में स्त्रियों के लिए सिलाई कढ़ाई, नर्सिंग, होम डेकोरेशन, ब्यूटिफिकेशन आदि कोर्स होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं लिंग असमानता को दर्शाता है। तीसरा कारण है भारत में लैंगिक असमानता का रोजगार में असमानता, इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। स्त्री श्रम की भी अजब कहानी है। स्त्री श्रम की भी अजब कहानी है। उसकी गृहस्थी का कार्य जो वह सुबह उठने के साथ ही प्रारंभ करती है और देर रात तक करती है, यानी कि सुबह उठने के साथ जो कार्य वो प्रारंभ करती है और रात में सोने जाने से पहले तक जो काम वो करती है, उसे अनुत्पादक माना जाता है, यानी कि वो काम प्रोडक्टिव नहीं है। वह कार्य राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है, यानी कि वह कार्य नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, भाग नहीं होता। और जहां वह उत्पादक कार्य में लगी हुई है, जहां वो प्रोडक्टिव वर्क में लगी हुई है, वहां भी कई प्रकार की असमानता का सामना करना पड़ता है उन्हें। जैसे कृषि क्षेत्र में जहां 80% महिलाएं काम कर रही हैं, वहां उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। दूसरा, घरेलू उद्योग जैसे अगरबत्ती, बीड़ी, माचिस, चटाई बनाना, पापड़ बनाना इत्यादि में ना तो रोजगार की सुरक्षा है और ना ही निश्चित दर पर मजदूरी। इतना ही नहीं, वहां उनके यौन शोषण का भी भय बना हुआ रहता है। तीसरा आता है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में स्त्रियां निम्न स्तर पर ही कार्य कर रही हैं, यानी कि कुल संगठित क्षेत्र, आप जैसा कि जानते हैं कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को मिला के 3.5% या 4% के आसपास संगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं। उनमें बहुत ही छोटा प्रतिशत, उनमें बहुत ही छोटा प्रतिशत महिलाओं का है, यानी संगठित क्षेत्र में स्त्रियां निम्न स्तर पर ही कार्य कर रही है। स्त्रियां स्वयं भी कुछ अपनी सीमाओं के एहसास में दबी हुई हैं। उनको खुद भी अपनी कुछ सीमाओं का एहसास होता है। यदि पदोन्नति के साथ, यानी यदि प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफर किया जाता है, यदि पदोन्नति के साथ उन्हें स्थानांतरण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई महिलाएं अपनी पदोन्नति छोड़ने को तैयार हो जाती हैं, अपनी प्रमोशन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यदि घर और व्यावसायिक हित में टकराव हो, यदि घर और व्यावसायिक हित में टकराव हो, तो वह पारिवारिक हित को प्राथमिकता देती है। अब चौथा कारण है स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता, इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज रिलेटिंग टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यहां हम स्त्रियों में स्वास्थ्य और कुपोषण की भारी समस्या है। स्त्रियों में स्वास्थ्य एवं कुपोषण की भारी समस्या है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषण पदार्थ नहीं दिए जाते जो लड़कों को दिए जाते हैं। प्रायः घर में वह स्त्री जो अपने पति और बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा खाना बनाती है, खुद खुद बची जो खाना बचता है वो बचे हुए खाने को खाती है। इतना ही नहीं, अगर कुछ बासी बचा हुआ है तो वो बासी खाने को ही खाती है। अब बारी आती है शारीरिक व्यायाम की, एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज की तो जैसे महिलाओं को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है, महिलाओं को एक्सरसाइज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मात्र कुछ ही ऐसे अपवाद हैं जहां महिलाएं एक्सरसाइज किया करती हैं। वो आप फिल्मों में देखते हैं या आप टीवी में देखते हैं कि महिलाएं एक्सरसाइज कर रही हैं। लेकिन अगर पूरे पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 0.25% महिलाएं भी एक्सरसाइज नहीं करती हैं,
जिनसे उनका जिनसे उनका स्वास्थ्य जो है वो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। एक और गरीब निर्धन स्त्रियों को उच्च चिकित्सा एवं पोषण मिलना दुष्वर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरीब महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलना मुश्किल है। तो दूसरी ओर धनी महिलाओं की स्थिति कुछ दूसरे प्रकार की है। धनी स्त्रियों की समस्या इससे उल्टी है। वे अत्यधिक दवाइयों का सेवन करती हैं, आलस्य से भरा जीवन जीती है, जिस कारण खुद को निर्धन स्त्रियों से भी कमजोर बना लेती है। पांचवा कारण है यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट। भारतीय समाज में यौन शोषण तथा उत्पीड़न के कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। नंबर 1, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। यह विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय माना जाता है। भारत में 1959 में यानी 1959 में ही वेश्यावृत्ति निषिद्ध अधिनियम पारित किया गया, परंतु आज भी वेश्यावृत्ति संगठित रूप में पाई जाती है। कुछ स्त्रियां इस पेशे में आने को बाध्य की जाती हैं, परंतु अनेक ऐसी भी स्त्रियां हैं जो वेश्यावृत्ति में स्वेच्छा से आती हैं। वेश्यावृत्ति से समाज का नैतिक पतन होता है, सिफिलिस एवं निगेरिया जैसे रोग होते हैं, और वर्तमान समय में तो एड्स जैसा भयानक रोग भी हो रहा है। यौन शोषण का ही दूसरा रूप है देवदासी यानी हरलॉट। आज भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ऐसे मंदिर हैं जहां बड़ी संख्या में प्रति वर्ष देवदासियों के रूप में लड़कियों को समर्पित किया जाता है। परंपरा की दृष्टि से उनका कार्य मंदिरों में देवता का सेवा करना है, परंतु वास्तव में वे पुजारी और गांव के जमींदारों की यौन भूख का शिकार बनती हैं। कानून के द्वारा देवदासी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, किंतु धार्मिक अंधविश्वास गरीब लोगों को ऐसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। यौन शोषण का तीसरा रूप है एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। आज किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस का मुख्य आधार विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है। चाहे किसी वस्तु का नारी के जीवन से सीधा संबंध हो या ना हो, परंतु उनके शरीर के उत्तेजक चित्रों के अभाव में विज्ञापन को अधूरा समझा जाने लगा है। यही कारण है कि मॉडलिंग का व्यवसाय लोकप्रिय होता जा रहा है। यह भी सिद्ध करता है कि महिला का शरीर एक वस्तु है जो सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रयोगों के लिए बाजार में उपलब्ध है। इसका एक छोटा उदाहरण आप अपने टीवी पे देख सकते हैं कि यदि किसी पुरुष के डिओड्रेंट का ऐड है या अंडरगारमेंट्स का ऐड है, उस ऐड में महिला का कहीं कोई रोल नहीं है, उसके बावजूद भी महिलाओं को उस ऐड में दिखाया जाता है आकर्षित होते हुए, या फिर कई बार महिलाएं जो है वो तरह तरह के अपने अंग को बदलती है, अपने भाव भंगिमा को बदलती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि महिला का शरीर एक वस्तु है जो सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रयोगों के लिए बाजार में उपलब्ध है। यौन शोषण का चौथा रूप है चलचित्र यानी फिल्म। अधिकांश चलचित्र यानी अधिकांश फिल्म स्त्री के यौन शोषण के ज्वलंत उदाहरण है। व्यवसायिक रूप से फिल्म की सफलता के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि उसमें कम से कम एक अर्धनग्न स्त्री द्वारा कैबरे डांस फिल्माया जाए, यानी कि किसी एक गाने में किसी एक अर्धनग्न महिला को दर्शाया जाए। दूसरी ओर जब लंबे कामुक दृश्यों द्वारा दर्शकों की काम वासना को उत्तेजित किया जाता है, तो उस समय वास्तव में स्त्री का भी अपमान होता है। इसी कड़ी में पांचवा पॉइंट है छेड़छाड़, टीसिंग, यानी यौन शोषण का ही एक रूप है क्या, छेड़छाड़, टीसिंग। स्त्री की दैहिक समस्या में सबसे प्रमुख समस्या उनका छेड़छाड़ का शिकार होना है। बसों में, बाजारों में, स्कूल में, कॉलेज में, ट्रेन में
कई जगहों पे वे पुरुषों द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। उन पर आवाज कसना, छूने की कोशिश करना, इशारा करना आम बात हो गई है। भारत में लैंगिक असमानता का छठा कारण है दहेज के कारण उत्पीड़न, हरासमेंट ड्यू टू डॉरी। भारतीय समाज में स्त्री के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है। आए दिन न्यूज़पेपर में दहेज की शिकार अभागी स्त्रियों का विवरण छपा होता है। इसके विरुद्ध हाल में कठोर कानून भी बनाए गए हैं, फिर भी महिलाओं को इस कानून का कोई विशेष फायदा नहीं होता दिखता है। सातवां कारण है तलाक द्वारा उत्पीड़न, हरासमेंट ड्यू टू डिवोर्स। पति पत्नी के वैवाहिक संबंध का कानूनी दृष्टि से विच्छेद किया जाना ही तलाक है। तलाक स्त्री के लिए पुरुष की अपेक्षा अधिक कष्टकारी और आघातपूर्ण घटना है। अदालत की लंबी प्रक्रिया, बच्चों का प्रश्न, स्वयं के जीवन निर्वाह का प्रश्न, सामाजिक प्रतिष्ठा और निंदा का सामना, यह सब स्त्री को भुगतना पड़ता है, पुरुष को नहीं। आठवां है वैधव्य के दोहरे मापदंड, यानी डबल स्टैंडर्ड अबाउट विडोहुड। स्त्री के लिए वैधव्य सबसे भयानक एवं खतरनाक शब्द है। सुनी मांग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। विधवा से बड़े संयमी और तपस्वी जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, किंतु किसी पुरुष की यदि पत्नी मर जाती है तो उसके 13वें से पहले ही उसकी शादी की बात चलने लगती है। नौवां कारण है स्त्री हत्या, यानी फेमिसाइड। स्त्री हत्या वह हत्या है जब वह मां के गर्भ में हो, जन्म लेने के बाद स्त्री शिशु हत्या के रूप में हो, जलती बहू के रूप में हो, और इतना ही नहीं, इनमें ऐसी घटनाएं भी शामिल की जाती हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं जिससे स्त्री मजबूर होकर आत्महत्या कर लेती है। तो उपरोक्त विवरण, यहां तक का जो ये विवरण है, ये डिस्क्रिप्शन है, विवरण भारत में लैंगिक असमानता के हैं। अब बारी आती है भारत में लैंगिक असमानता को कम करने हेतु सुझाव की। सजेशन फॉर रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। पुरुष प्रधान समाज में जब तक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, यानी जब तक कंस्ट्रक्टिव चेंज नहीं किए जाएंगे, तब तक स्त्री की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होंगे। किंतु यदि निम्न सुझाव को ठीक से अमल किया जाए तो लैंगिक असमानता एवं स्त्री संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक हो सकता है। नंबर 1, वैधानिक सुधार, लीगल रिफॉर्म। स्त्री संगठनों की सहभागिता व सलाह से स्त्री संबंधी एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो जो विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति, यौन, संतान उत्पत्ति आदि विषयों पर स्पष्ट आदेश प्रदान करे ताकि भारत की प्रत्येक स्त्री को इसका लाभ मिल सके। दूसरा है स्त्री शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा न केवल अनिवार्य की जाए बल्कि निर्धन परिवार की कन्याओं को छात्रवृत्ति भी दी जाए। स्त्री छात्रावास की व्यवस्था की जाए, शिक्षा का आधुनिक अर्थों में व्यवसायीकरण किया जाए, स्कूलों के साथ ही एक उत्पादन केंद्र भी हो तो और भी अच्छा है। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य स्त्री को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। तीसरा है रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्त्रियों में अधिक से अधिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आरक्षण व सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति अपनानी चाहिए। स्त्रियों को वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलती है। पांचवा है मातृत्व का मौलिक अधिकार, बेसिक राइट ऑफ मदरहुड। प्रत्येक स्त्री को मातृत्व का मौलिक अधिकार मिले, चाहे वह विवाहित दायरे में हो या इससे बाहर। यह उसका नैसर्गिक यानी प्राकृतिक नेचुरल अधिकार है। इसे संवैधानिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसे निरपेक्ष रूप से दैहिक अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। किसी अन्य को, चाहे वह उसका पति ही क्यों ना हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध स्त्री के दैहिक उपयोग का अधिकारी नहीं होना चाहिए।
पांचवा है स्त्री संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता, इंकरेजमेंट एंड हेल्प टू विमेन ऑर्गेनाइजेशन। स्त्रियों को स्थानीय स्तर पर संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके संगठनों को सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार सहायता दी जानी चाहिए। छठा है प्रतीकों के विरुद्ध मोर्चा, फाइट अगेंस्ट सिंबल। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस पॉइंट को कई महिलाएं ही काटती हैं। कई महिलाओं का मानना है कि नहीं, ये हमारी समानता और असमानता का विषय नहीं है, लेकिन यह भी समानता का और असमानता का विषय है। कृपया इसे ध्यान से सुने। लिंग भेदभाव प्रतीकात्मक स्तर पर गहराई से अस्तित्व रखता है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे स्त्री के नाम के पहले कुमारी या श्रीमती लिखने की बाध्यता, विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर, चूड़ियां, बिछुए, मंगलसूत्र की अनिवार्यता, विवाहित स्त्रियों का पति व पुत्र के लिए व्रत रखने की अनिवार्यता आदि। इसके विरुद्ध अभियान चलाया जाना चाहिए और लिंग भेदभाव जन्म देने वाली आदिकालीन मान्यता को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आज वर्तमान युग की समस्या नहीं है, ये आदिकालीन सभ्यता से चली आ रही है। एक पुरुष को देख के आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अमुक पुरुष शादीशुदा है या नहीं, लेकिन एक महिला को आसानी से आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि उनके मांग में सिंदूर होगा, हाथों में चूड़ी होगी, पैरों में बिछुए होंगे, मंगलसूत्र होंगे आदि। और साथ ही साथ वो समय समय पे साल में कभी पति के लिए, कभी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा करती है। तो इन सब का भी विरोध होना चाहिए और इनको समूल समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि पुरुष और महिलाएं समान हैं तो पुत्र दोनों का है, समान है, पति पत्नी दोनों के लिए है, समान है। और यदि सिंबल धारण करना है तो महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी सिंबल धारण करना चाहिए कि हाँ, आज से मैं शादीशुदा हूं। ये एक निशानी होनी चाहिए, तब तो जाके समानता स्थापित होगी। सातवां सुझाव है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक सबल उपाय माना जाता है। आज वर्तमान समय में सभी राष्ट्रों में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और भारतवर्ष भी इससे पीछे नहीं है। भारत भी महिलाओं के सशक्तिकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उनके प्रगति के लिए बहुत तरह की योजनाएं बना रहा है। धन्यवाद।